नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। मानचित्र 1 में 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य सायस, कश्मीर, झेलम नदी, ब्यास नदी, मुल्तान के अरब, मानसूर के अरब, अनराटा, इंद्रप्रस्थ, चहमान, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, चंदेल, तिब्बत, नेपाल, ब्रह्मपुत्र, कामपुर, पहाड़पुर, पाल, उत्काल, महानदी, गंगा, कालिंग, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, राष्ट्रकूट, मालखेत, मान्यखेत, कृष्णा नदी, तुंगभंगा नदी, पूर्व चालुक्य, बेंगी, चोल, चेर, कावेरी नदी, पांड्यान, लक्षद्वीप, हिंद महासागर, परिवर्तनशील सीमाएं, जो लाल वाले हैं परिवर्तनशील सीमाएं दिखाई गई हैं। ये मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान या चौहान कह दीजिए के स्थान के निर्धारण कीजिए। क्या आप आज उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। चित्र 1 में एलोरा की गुफाएं 15 को भित्ति चित्र जिसमें विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूट के कूटों का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया या हिरण गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्म न क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व तो प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, रमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्रन ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। क्या आपके विचार में उस दौर के एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाअधिराज राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं में उत्पाद अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्से के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कादमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन
राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनाती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है? प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दार्थ सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर शासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों के प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्तियों में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, संदर्भ, सिंधी, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा अनेक आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनरत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। इस अभिलेखों में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। वे ताम्रपत्रों का अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। चित्र 2। यह थोड़ा संस्कृति है, थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़ा हुआ है उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणित दस्तावेज है। भूमियों के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दी गई एक भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेढ़ों बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियों लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचों और फलदान पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतर, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीनें, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरे झील। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इसे कर वसूल कर सकता था। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। पान के पत्ते पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ों और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंध का निर्माण हो। लेखों में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका इस्तेमाल कैसे होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृति काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीरी पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश के आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे।
एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इन्हें प्रायः चर्चा में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ 62 से 66। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरों के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपनी निशानी बनाते थे, जो कभी कभी अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र को देखें और ये कारण बताएं कि जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। अफगानिस्तान के सुल्तान गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब शासक होता है। सुल्तान मोहम्मद अपनी द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। मानचित्र में दोबारा देखिए, विचार विमर्श कीजिए कि चौहान ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। युद्ध करने वाला दूसरा राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्रों का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहान का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी ही साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। चोल राजवंश से नजदीकी से एक नज़र। चोल राजवंश ये नर्मदा, ताप्ती, यादव, गोदावरी, चालुक्य, विक्रमादित्य 6 के अंतर्गत कल्हड़ी, कदम्बनी, बदामी, काकतीय, महानदी, कालिंग, दक्षिण कालिंग, बेंगी, बंगाल की खाड़ी, काकतीय और यहाँ पे तुरुभंगा नदी, वनवासी, नोला, मकवादी, गंगा वादी, चोल, कोच्चि, पेनार नदी, ऊर, मदुराई, पंड्यन, गंगा कोट, चेलपुरम, तंजौरपुरम, ऊर से तंजौर तक। चोल शासक चोल वंश सत्ता में कैसे आए। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उर-ई-आर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भुसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयाल के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने
उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर का निर्माण। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजौर और गंगईकोंडा चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास की विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादक के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहितों, मालकार, बावर्ची, महतर। गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पकारों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इस इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। चोल कांस्य प्रतिमाएं कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थीं, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में एक जलद्वार हौज में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से लकड़ियों या धातु पदार्थ है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर के प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठे करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना। इन कामों को देखरेख करना और तय करना होगा कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ ही गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर्फ कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह में नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेलार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंदवेलना 3 राजाओं
को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलनर या किसान RER प्रधान जैसे उपाधि दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों की भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलनवागाई गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग किसी विद्यालय की रखरखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुनमटुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पलिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मण को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट्टी जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज और बाग बगीचे मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। सदस्यों में इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्य चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोग होता था? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वे भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनका उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारणतः मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कीर्ति पेरियार पूनम से एक उद्धरण। अंडनूर के सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अट्टा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेल्लार प्रतिष्ठा समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों की आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंड में घुमाते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उछालते रहते थे। मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन के बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाले कुर्तियां पिल्लों को दूधियां पिलाने के लिए बाद लेटी हुई थी। लाल काली वाले मुर्गे ने पॉप फाटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिया के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे देती। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलिया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्षों की छाया में फैलती थी। क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही है उनका वर्णन करें। आपके ख्याल में अभिलेखों में उनके सब उल्लेख क्यों नहीं किया गया है?
तांग वंश के युग का चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शीआन दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशस्तियां होती थी। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी? कल्पना कर लीजिए कि आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो कुछ आप देखें और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। बीज शब्द समांत, मंदिर, नायडू, सभा।